तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं पर ट्रेन से सफ़र ज़रूर किया होगा और आप ये भी अच्छे से समझते होंगे कि ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है। हमारी आज की कहानी भी एक लोको पायलट की आप बीती पर आधारित है। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जिससे उभरने में उन्हें सालों साल लग गए। आइए सुनते हैं लोको पायलट वसीम जी की कहानी, वो भी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम वसीम अहमद है। भारतीय रेलवे में काम करते हुए मुझे तकरीबन 34 साल हो चुके हैं। इन 34 सालों में मैंने अलग अलग रेलवे जोन में अपनी सेवा दी है, मगर सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा अनुभव मुझे पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में मिला। लोको पायलट की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। जहां सवारी के लिए गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशनर और सर्दियों के लिए हीटर होता है, इसके विपरीत एक लोको पायलट का कार्यस्थल यानी कि ट्रेन का इंजन किसी जनरल डिब्बे से भी ज़्यादा बुरा होता है। नए प्रकार की ट्रेनों में तो फिर भी हमारी सुविधाओं का थोड़ा सा ख्याल रखा गया है, मगर पुराने समय के बने इंजन और 90 के दशक के ट्रक के केबिन में ज़्यादा फर्क नहीं है। गर्मियों में भट्टी की तरह तपते और सर्दी में बर्फ़ की गुफा बने इन इंजनों में रहने का दुख एक लोको पायलट ही समझ सकता है। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बने कुछ वक्त हो गया था, क्योंकि नई भर्ती हुए लोको पायलट को पैसेंजर ट्रेन नहीं दी जाती है। अतः मुझे भी मालगाड़ी से ही शुरुआत करनी थी। साल अब ठीक से तो याद नहीं, पर दिमाग पर अगर थोड़ा जोर डालूं तो कुछ धुंधली सी तारीख जहन में आती है, जो कि 1993 के मध्य की रही होगी। मैं रोजाना की भांति अपनी सीनियर के साथ एलोकेटेड स्टेशन पर जा पहुंचा। थोड़ी देर में मालगाड़ी भी आ गई। उसके ड्राइवर से ड्यूटी हैंडओवर लेकर मैंने एक बार अच्छे से पूरी ट्रेन का मुआयना किया। साथ ही डीजल के लेवल को देख इंजन रूम में सभी तरह के ज़रूरी कार्य कर हमने ट्रेन को अपनी दिशा में बढ़ा दिया। शायद से ट्रेन को भवानी मंडी से लेकर जाना था। सफ़र काफ़ी लंबा और थका देने वाला था और सोने पर सुहागा मालगाड़ी को कहीं पर भी रोक दिया जाता था। जब तक कि अगली लाइन नहीं मिलती तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकते थे। कुछ घंटों तक ट्रेन चलाने के बाद हम एक सुनसान से स्टेशन पर पहुंचे। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। आगे से सिग्नल आया कि हमें यहीं पर रुककर आगे के अपडेट का इंतज़ार करना है। पूरे स्टेशन पर सिर्फ स्टेशन मास्टर ही मौजूद था, जो कि अपनी टेबल को ऑफिस के बाहर लगाकर उस पर काम कर रहा था। उसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो इस जगह पर अभी नया ही तबादला लेकर आया है। अब क्योंकि हमें आगे बढ़ने के आदेश नहीं थे, तो हमने वहीं पर अपने साथ लाया खाना खाने और आराम करने का विचार किया। अपने सहयोगी सीनियर को साथ लेकर मैंने जैसे डिब्बा खोला तो उसमें मछली थी और मेरे सीनियर के डिब्बे में भी चिकन था। हमने खाना शुरू ही किया था कि इतने में ही स्टेशन मास्टर हमारे पास आकर बोलने लगा कि हमें यहाँ पर ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एक जंगली इलाका है और आज अमावस की रात भी है। पर जब इंसान के सिर पर भूख सवार हो तो उसे भूतों का भय नहीं रहता। कुछ देर उसे समझाकर मेरे सीनियर ने खाना दोबारा शुरू कर दिया और उन्हें देखकर हम करीब आधा घंटे तक हंसी के ठहाके लगाते हुए खाना खत्म करके हाथ धोने चले गए। बची हुई हड्डियों को मैंने पास ही की झाड़ियों में फेंक दिया, पर शायद मुझे उस स्टेशन मास्टर की बात मान लेनी चाहिए थी। जल्दी ही हमें पता चल गया कि हमारे वहाँ पर नॉनवेज खाने के कारण वो स्टेशन मास्टर अपनी नौकरी को खतरे में डालकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मेरे सीनियर ने कुछ देर उसका मजाक भी बनाया और फिर उसके ऑफिस में सोने चले गए। हालांकि गर्मियों का समय था, पर आसपास घना जंगल होने के कारण ठंडी और सुहानी हवाएं माहौल को मोहित बना रही थी। अतः मैंने प्लेटफार्म पर एक बेंच पर वक्त गुजारने का फैसला किया। शीतल हवाओं की मोहक प्रवृत्ति को देखते हुए मैंने एक सिगरेट जलाई और अपने ख्यालों में खोता चला गया। तभी अचानक से कुछ अजीबोगरीब आवाज ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज सीधी उन्हीं झाड़ियों से आ रही थी जहां मैंने कुछ देर पहले हड्डियों को फेंका था। सुनने में वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई हड्डियों को चबा रहा हो। एक ख्याल मेरे जहन में आया, कोई जानवर होगा, पर खतरे का आभास होने के कारण मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उन झाड़ियों में देखना शुरू किया। दोस्तों, यकीन करना, जहां मैंने हड्डियों को फेंका था अब वहां पर कुछ भी नहीं था। जमीन इतनी साफ थी जैसे कभी कुछ फेंका ही ना गया हो। कोई भी समझदार व्यक्ति इतना देखकर चौकन्ना हो जाता।
शायद उस वक्त मैं जवान था और इन सब चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करता था, और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सभी बातों को नज़रअंदाज कर मैंने और आगे के ऑर्डर का इंतज़ार करना ज़रूरी समझा। देखते ही देखते वो काली रात और भी गहराती चली गई, क्योंकि हम जिस स्टेशन पर खड़े थे वो एक छोटा सा स्टेशन था, तो जाहिर सी बात है वहाँ बिजली के इंतजाम भी पुख्ता नहीं थे। एक ही लाइट पूरे शेड में जल रही थी, जो धीरे धीरे कर झपकने लगी। थोड़ा थोड़ा डर मुझे लग रहा था, पर डर तब ज़्यादा बढ़ने लगा जब अंधेर में चमकती दो आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी। खतरे का आभास होते ही मैंने अपने सीनियर को जगाया, पर वो इतनी गहरी नींद में चले गए थे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मन ही मन मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, जैसे हाथी का बच्चा अपने कानों से आंखें ढक के सोचता है। खतरा टल गया और उसी तरह मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर कुछ ही देर में एक सड़ते हुए मांस की बदबू मेरे चारों तरफ फैल गई। हल्के से एक आंख खोलकर मैंने मुआयना करना चाहा तो मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत फटे हुए कपड़े पहने अर्धनग्न अवस्था में पटरी पर अपने चारों हाथ पैर पर चल रही थी। ये देखा ही था कि मैंने स्टेशन मास्टर के केबिन में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। टेबल के नीचे घुसकर अपने सिर को घुटने में छिपाकर मैंने खुद को सुरक्षित करने की नाकाम कोशिश की। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो सड़ने की बदबू अब केबिन में भी फैलने लगी है। दोस्तों, ये आभास होते ही बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसने मेरे डर को और भी बढ़ा दिया। तभी बाहर से मेरे सीनियर की डर और दर्द में कराहने की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ी। देर ना करते हुए मैंने चारों ओर नज़र घुमाई तो पता चला कि केबिन में मेरे अलावा और कोई था ही नहीं। जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर लिया, पर उनकी हालत देखकर मुझे उल्टी आ गई। कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे, पूरे शरीर पर खून और चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ। ना उनकी स्थिति कुछ बताने की थी और ना ही मेरी उनसे कुछ पूछने की। जैसे तैसे मैंने वहाँ रखे सामानों से उनकी मरहम पट्टी की और डरे से हम दोनों सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। फिर अचानक से केबिन की लाइट ने झपकना शुरू किया और फिर पूरी तरह से वो बंद हो गई। जो पंखा हमारे सिर पर चल रहा था उसने भी माहौल को डरावना बनाने में और कोई कसर नहीं छोड़ी। अजीब सी डरावनी आवाज़ निकालता वो पंखा अकेला काफ़ी था मेरे प्राण त्यागने का कारण बनने को। धीरे धीरे से वो सड़न अब गायब हो गई थी। अभी हमने सुकून की एक सांस ही ली थी कि खिड़की और दरवाजा एक साथ भड़ाभड़ बजने लगे। उस समय मोबाइल तो चला ही नहीं करते थे, अतः हमने लैंडलाइन उठाकर आगे के स्टेशन पर खबर देनी चाहिए, पर वो भी डेड थी। वायरलेस भी किसी तरह से सिग्नल नहीं पकड़ रहे थे। अब ये साफ हो चुका था कि हम वहाँ पर फंस चुके हैं। ना कहीं जाने का रास्ता था, ना ही मदद आने का इंतज़ाम। धीरे धीरे वो आवाज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई और खिड़की का एक किवाड़ लगातार हो रही चोट को सह न पाने के कारण टूट गया। उसने टूटने के साथ ही वही असहनीय बदबू और वही डरावनी आंखें हमें घूरने लगी। कुछ एक क्षण हमें घूर कर उसने मेरे सीनियर की ओर हाथ बढ़ाया और यकीन करना उसका हाथ अपने आप बड़ा होता चला गया। सीधे सिर की गर्दन पकड़कर उस औरत ने बोला, पूरे 45 साल बीत गए मनोज। इस रात का मैंने कितना इंतज़ार किया है तो सोच भी नहीं सकता। एक एक करके मैंने तेरे सभी साथियों को यहीं पर मारा है। अब तेरी बारी है, कहाँ बच कर जाएगा तू। इतना बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर अचानक ही मुझे याद आया मेरे गले में एक ताबीज है जिसे मेरी अम्मी ने हिफाजत के लिए ज़बरदस्ती पहना दिया था। वक्त को ज़रा भी ना बर्बाद करते हुए मैंने अपने गले से ताबीज उतारा और सिर के गले में डाल दिया। जैसे उस औरत ने ताबीज को छुआ, वो चीखते हुए अपने हाथ को पीछे खींच ली और हवा में कहीं गायब हो गई। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि मेरे सीनियर का इस जगह से कोई तो संबंध है। मैंने उन्हें पानी पिलाया और माहौल ठंडा होने का इंतज़ाम किया, पर वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। रात कितनी लंबी और काली हो चुकी थी मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था, पर बाहर निकलना मुमकिन नहीं था और सुबह होने का कोई निशान भी नहीं था। फिर कुछ ही देर में छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो चलने की आवाज़ कब भूकंप के झटके में बदल गई हमें आभास ही नहीं हुआ। जो पंखा अभी तक डरावनी आवाज़ कर रहा था वो चलते चलते मेरे सीनियर के सिर पर आ गिरा, जिससे उनके सिर में एक बड़ा सा घाव बन गया। एक तरफ तो सर की दर्द में कराहती आवाज़ और दूसरी तरफ उस औरत की डरावनी हंसी मेरे प्राण निकालने के लिए काफ़ी थी। कुछ देर में जब माहौल शांत हुआ तो मैंने कोने में छुपने की सोची,
साथ ही सर को भी आवाज न करने को बोला। पता नहीं कब डर से मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो सामने का नज़ारा जरा भी देखने लायक नहीं था। दरवाज़ा टूटा हुआ था, सर गायब थे और मेरे सामने 3 लाशें जो सड़ने की कगार पर थे फांसी के फंदे पर लटक रही थी। चीखते मैं बाहर भाग खड़ा हुआ, पर बाहर कदम रखते ही मेरे पैर थम से गए। उस औरत ने सर को गले से पकड़कर हवा में उठा रखा था। उनके सर से टपकता बूंद बूंद खून वो अपनी लंबी लंबी जीवा से चाट रही थी। एक बार उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और अगले ही पल मेरे सीनियर लोको पायलट की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। बस इतना ही देखना था कि मैं अपने होश गवा बैठा। फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर दोस्तों जब मेरी आंख खुली तो अब सुबह हो चुकी थी। मुझे दरवाजे से निकालकर बेंच पर लेटा रखा था। कुछ पुलिस के हवलदार मुझे घेरे खड़े थे और कुछ सर की 2 हिस्से में बटी लाश के साथ फांसी पर टंगी उन 3 लाशों का मुआयना कर रहे थे। घबराकर मैं जैसे उठा तो मेरे हाथ अपने आप मेरी छाती पर जा पड़ा, पर वहां पर मेरा ताबीज लटक रहा था। होश आते ही 2 कांस्टेबल मुझे अस्पताल लेकर चले गए। रास्ते में मैंने डरते हुए एक कांस्टेबल से पूछा क्यों उन्हें यहाँ पर आने की सूचना कहाँ से मिली, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है ही नहीं कि इतने पुलिसकर्मी आसपास के गांव में मौजूद हों। तो सामने से जवाब आएगी कि जब हम वायरलेस का जवाब नहीं दे रहे थे तो स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया गया, पर उसकी तरफ से भी किसी तरह का जवाब न मिलने के बाद रेलवे अधिकारियों ने पीछे से आती एक ट्रेन के लोको पायलट से संपर्क साधा और उसे इस स्टेशन पर जांच करने के आदेश दिए। जब वो यहाँ आया तो नज़ारा देखकर वो भी भयभीत हो उठा और उसी ने रेलवे में जानकारी देकर इतने आरपीएफ के पुलिसकर्मी यहाँ भेजने को बोला। हालांकि सदमे के कारण मुझे शदीद बुखार हो गया था, अतः डॉक्टर ने उन्हें मुझसे सवाल जवाब करने से साफ मना कर दिया और मेरे छोटे मोटे जख्मों का इलाज चालू कर दिया। उसी रात जब मैं पेशाब करने गया तो मुझे अपनी पैंट की जेब में एक चिट्ठी मिली जो मेरे सर की चिट्ठी थी। मैंने फौरन ही उसे खोला और पढ़ने लगा। दर्द में लिखे जाने की वजह से उनके शब्द समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और काफ़ी सारी जगहों पर खून भी जमा हुआ था। जाहिर सी बात है, चोट लगने की अवस्था में लिखी हुई चिट्ठी थी तो उस पर खून मिलना बड़ी बात नहीं थी। उस पर लिखा था, वसीम तुम्हारे साथ गुजारा वक्त बहुत खूबसूरत था, पर अब मेरा वक्त आ गया है। आज से 40 साल पहले जो गुनाह मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था, आज उसी की सज़ा मुझे मिलकर रहेगी। ये जो औरत अभी तुमने देखी थी उसका नाम आशा था। वो पास ही के गांव की रहने वाली सरल और सुलझे हुए भाव की लड़की थी। जब मैं नया नया असिस्टेंट लोको पायलट बना था तो अक्सर इस स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकती थी और आशा यहाँ अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाती थी। बस जवानी की गलती कहो या कुछ और, एक दिन मैंने 3 लोगों के साथ मिलकर आशा के साथ गलत कर दिया। ये स्टेशन हमेशा से खाली रहता था तो हमें पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था। उस वक्त का स्टेशन मास्टर, एक सफाई कर्मचारी और एक लड़का आशा के गांव का मेरे साथ इस गुनाह में शामिल थे। अपनी इज्जत की इस प्रकार हुई नीलामी आशा से सहन ना हो सकी और जैसे हम 4 लोगों का ध्यान उस पर से हटा, उसने दूसरी तरफ से आती तेज रफ्तार ट्रेन के सामने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी उसी जगह पर मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी केबिन के नीचे उसके शरीर के बचे हुए टुकड़ों को छिपा दिया। पर वो कहते हैं ना, जो भी कर्म हम करते हैं वो लौटकर ज़रूर वापस आते हैं। आशा की आत्मा भी अपना बदला लेने वापस लौट आई और एक के बाद एक उसने सभी को मार दिया। और जब मुझे इसकी खबर मिली तो मैंने अपना जोन चेंज कर दिया, पर अब जब रिटायरमेंट नज़दीक है तो मैं घर के करीब रहने की इच्छा से वापस इसी जोन में लौट आया। गुजरते वक्त के साथ यादें भी धुंधली होती चली गई और मेरे जहन से इस जगह की सभी यादें भी गायब हो गई थीं। पर आज जब मैंने उसे देखा तो सब दोबारा से मुझे याद आ गया। मेरी गलती की कोई सज़ा नहीं है, अतः मैंने तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटा दी। तुम्हारा ताबीज, मेरा वक्त आ ही चुका है, चलता हूँ मैं। दोस्तों, सर का यह आखिरी पत्र पढ़कर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अगली सुबह मैंने वो लेटर और अपना बयान दोनों दर्ज कर दिए और कुछ हफ्तों की छुट्टी लेकर घर बैठ गया। कई दिन महीनों में बदले और महीने सालों में, पर मैं उस सदमे से उभरने में नाकाम रहा। फिर एक दिन मुझे नवाज के बाद एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने मेरी परेशानी को भांपते हुए मुझे पानी और कुछ ताबीज़ दिए और कुछ खास आयत बताई, जिससे मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया। पर उस रात के सपने मुझे आज भी रातों को डराते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।